तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों काफ़ी कुछ दिन बाद वीडियो मिल पा रही है आपको। कारण ये था कि मेरी जो तबीयत थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस कारण मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा रहा था। बट आपको जो है ना आज से मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिले, ठीक है। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता, या फिर हम ऐसा कहें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और एकदम मक्खन करके इस टॉपिक को मैं रख दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, बस वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को अच्छे से समझना है। जहां नोट करने वाली चीज़ें हो वहां पर आपको नोट भी करना है। क्लियर? चलो आइए समझते हैं। दोस्तों आप परमाणु तो जानते ही हो कि जो परमाणु है इस टाइप का आपका गोलाकार होता है। परमाणु जो है ना इस टाइप का गोलाकार होता है, बिल्कुल आप जानते हो। इस परमाणु के बीच में, मतलब यहाँ पर केंद्र में अगर बात करें तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है भाई? नाभिक होता है। तो नाभिक होता है तो नाभिक का कुछ आकर्षण भी होता है। नाभिक पर क्या होता है भाई? धनावेश होता है। तो नाभिक पर धनावेश होता है तो नाभिक का ना कुछ आकर्षण भी होता है। मतलब कहें तो अगर हम बात करें तो नाभिक जो है ना, नाभिक का जो आकर्षण होता है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण। क्या होता है भाई? नाभिकीय आकर्षण। क्लियर हुआ? चल यहाँ से आप लोग को एक चीज़ समझना है कि जो नाभिक होता है, नाभिक का कुछ आकर्षण होता है, ठीक है, जिसे हम नाभिकीय आकर्षण बोलते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर भाई कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं भाई? कक्षाएं होती हैं। और कक्षाओं में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक आकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक क्या होता है भाई? आकर्षण होता है। तो आप यूँ समझो कि मान लो एक व्यक्ति आपका ये है और एक व्यक्ति आपका ये है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है भाई? इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश होता है। क्या होता है भाई? ऋणावेश होता है, ठीक है। तो ये ऋणावेश का आकर्षण हो गया और ये धनावेश का आकर्षण। तो धनावेश का आकर्षण कहाँ पर होता है? नाभिक पर। और ऋणावेश का आकर्षण कहाँ होता है? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि यदि मान के चलो ये वाला व्यक्ति दमदार है, जैसे मान के चलो इस वाले व्यक्ति में ज़्यादा ताकत है, तो ये वाला व्यक्ति क्या करेगा? इस वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा। और यदि इस वाले व्यक्ति में ज़्यादा ताकत है तो ये वाला जो व्यक्ति है इस वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा। समझ पा रहे हो ना? ये वाला व्यक्ति दमदार है तो इस वाले व्यक्ति को खींच लेगा, और ये वाला दमदार है तो इस वाले को खींच लेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, ठीक है। चलो ओके, है ना। चलो ये तो चीज़ आप समझ गए हो। इस चीज़ को मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो मेरे भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है? इसमें गेन करना है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ग्रहण करना है। गेन का मतलब ग्रहण करना, ठीक है। चलो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, मतलब यहाँ पर परमाणु के बाहर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यदि ये वाला जो व्यक्ति दमदार होगा, ये वाला जो व्यक्ति जो आपको दिख रहा है धनाभिक, ये दमदार होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। क्योंकि हमें पता है प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस और इस पर प्लस, तो इलेक्ट्रॉन और प्लस, इलेक्ट्रॉन में माइनस और नाभिक में प्लस, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण। तो ये यदि व्यक्ति दमदार होगा तो ये वाला व्यक्ति इसको खींच लेगा। लेकिन ये वाला व्यक्ति यदि दमदार नहीं है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को जो है ना नहीं खींच पाएगा। ये दमदार होगा तो खींच लेगा, लेकिन दमदार नहीं होगा तो नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो यदि ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में खींच लेता है। क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके पास आ जाएगा तो इसकी जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा। अब
ये जो है, ये वाला भाई, ये जो नाभिक है, इसकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अब वो कुछ ना कुछ परिवर्तन में इसकी जो ऊर्जा है वो आपकी बढ़ भी सकती है और जो इसकी जो ऊर्जा है वो आपकी घट भी सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि परिवर्तन इसमें होगा, परिवर्तन इसमें होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसी उदासीन विलगित या गैसीय परमाणु द्वारा, उदासीन विलगित या गैसीय परमाणु। अब उदासीन विलगित या गैसीय क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, देखो कोई भी हम चीज़ सीखते हैं तो उसको गैसीय अवस्था में इसलिए करते हैं ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से अच्छे दिखाई दे सके, अच्छे से अच्छा उसमें हम प्रदर्शन कर सकें। इसलिए उस परमाणु को हम उदासीन लेते हैं, विलगित लेते हैं और गैसीय लेते हैं। ठीक है, तो किसी उदासीन विलगित या गैसीय परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा में, अपनी कौन सी कक्षा में भाई? बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में एक परमाणु को ग्रहण करने में, जो आपको एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसकी ऊर्जा में, इस परमाणु की ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, चाहे वो वृद्धि हो चाहे वो कमी हो। अब वृद्धि कब होगी, कमी कब होगी, वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना आगे कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है इसको हम कैपिटल EA से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसको हम EA से व्यक्त करते हैं, कैपिटल E और A, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसका जो मात्रक है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इतना आप समझ गए। किसी परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कक्षा में, किसी परमाणु द्वारा, एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ, किसी परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये हमने आपको समझाया शॉर्ट में। शॉर्ट में तो आपको इतना ही याद रखना है, किसी परमाणु द्वारा बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। शॉर्ट में आपको यही याद करना है। ठीक है, और एग्जाम में लिखने के लिए ये छपा। ठीक है, जैसे आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे मेरे भाई, मेरे पास ये एक परमाणु है, मेरे पास ये परमाणु है और ये परमाणु हमें गैसीय अवस्था में लेना, क्योंकि गैसीय अवस्था में हमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन मिलता है, इसलिए हम गैसीय अवस्था में लेकर चल रहे हैं। बाकी और कोई हमारा अलग से वो इशू नहीं है कि गैसीय अवस्था क्यों ले। ठीक है, चलो, तो ये हमारा मान लेते हैं कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। यदि ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु आपको दिख रहा है A, यदि ये परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई? ग्रहण करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो ये जो परमाणु है वो आपका ऋणात्मक बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आपका ऋणात्मक परमाणु होता है। कौन सा परमाणु होता है? ऋणात्मक परमाणु। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ये कैसा हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणायन। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कुछ ना कुछ इसमें ऊर्जा मुक्त होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा इसमें मुक्त होगी। तो जो भी ऊर्जा मुक्त होगी, जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वही ऊर्जा आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊर्जा निश्चित सी बात है कि मुक्त होगी। क्लियर हो गया। तो ये इसका मैंने थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर बनाया। मैंने क्या बनाया भाई? इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब थोड़ा सा आगे चीज़ों को समझो, आगे चीज़ों को समझो। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और आगे यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो, ये तो हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हम समझ गए। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कब ये इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है, कब कोई जो परमाणु है ऊर्जा को उत्पन्न करेगा और कब ग्रहण करेगा। मतलब कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि कब ऊर्जा में कमी होगी और कब ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो सुनो, यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? ग्रहण करता है, तो उस परमाणु द्वारा ऊर्जा
मुक्त की जाती है, उस परमाणु द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और यदि कोई परमाणु दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस परमाणु द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है। क्या की जाती है भाई? अवशोषित की जाती है। दोस्तों आपने एक चीज़ जानी होगी, एक चीज़ आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन या फिर हम ऐसा कहें कि एंथैल्पी जो होती है, या फिर हम ऐसा कहें कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऊर्जा, या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऊर्जा, या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या लब्धि ऊर्जा होती है, उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल एच से व्यक्त करते हैं। ये जानते हो आप, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा होती है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल एच से व्यक्त करते हैं, डेल एच से व्यक्त करते हैं, जानते हो। अब मैंने आपको ये जो डेल एच के बारे में बताया था, यदि जो अभिक्रिया आपकी होती है, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी कैसी होती है भाई? ऊष्मा शोषी। मतलब यदि किसी अभिक्रिया को हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, यदि हमें किसी जो अभिक्रिया है उसको ऊर्जा देनी पड़ रही है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो जो डेल एच है, इस डेल एच का जो मान होता है वो आपका कैसा होता है भाई? कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन यदि कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्या है भाई? ऊष्माक्षेपी मतलब यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा क्या कर रही है? उत्पन्न हो रही है, तो उस अभिक्रिया के लिए जो डेल एच है, इस डेल एच का मान कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। ध्यान रखना, यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो डेल एच पॉजिटिव होता है, बट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल एच जो है ना वो नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन लब्धि है, ये इलेक्ट्रॉन लब्धि है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ यदि किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अर्थात हम ये कहें कि जो डेल एच है इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। क्यों होता है ऋणात्मक? क्योंकि उस अभिक्रिया द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए किसी अभिक्रिया द्वारा एक इलेक्ट्रॉन जब कोई अभिक्रिया ग्रहण करती है तो उस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जो ऊष्मा है उत्पन्न की जाती है। लेकिन जब कोई परमाणु दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस परमाणु द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लब्धि होती है या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई। जैसे मान के चलो ये हमारे पास परमाणु है, यदि इस परमाणु द्वारा पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ये जो परमाणु ऋणायन बन जाएगा और इसके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होगी, इसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो आपकी कैसी होगी भाई? इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होगी, एंथैल्पी होगी, वो आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी भाई? नेगेटिव होगी। मतलब डेल एच का मान जो है ना वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में उस परमाणु द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है भाई? उत्पन्न की जाती है। लेकिन यदि ये जो आपका परमाणु है दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बन जाएगा? A2- और इसमें जो आपका डेल एच होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो जो परमाणु होगा उस परमाणु द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, ऊष्मा ग्रहण की जाएगी, और जब ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो डेल एच कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बस मेरे भाई यही आप अंतर समझ गए ना, तो नीट JEE जो है ना इनकी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अब 2 इलेक्ट्रॉन, यदि इस परमाणु द्वारा तीसरा भी इलेक्ट्रॉन ये 2- है, यदि इस परमाणु द्वारा तीसरा भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इसके द्वारा भी जो एंथैल्पी जो ऊष्मा है वो अवशोषित की जाएगी, इसलिए डेल एच का मान क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई? पॉजिटिव
होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में जो है ना भाई अपना बिठा लो, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में, अपने माइंड में जो है ना बिठा कर रखो। क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं भाई आगे। तो दोस्तों अब जो है ना हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या एंथैल्पी जो है ना इसमें आवर्तता पढ़ने वाले हैं। आवर्तता का मतलब ये है होता है दोस्तों, यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आवर्तता में क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो इससे जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या प्रभाव होगा और आवर्त में क्या प्रभाव होगा, यही जो है ना हमारी आवर्तता होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्ग में। किस में भाई? वर्ग में। तो आप पहली हेडिंग डाल देंगे वर्ग में। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है इस पर क्या प्रभाव होगा उसको हम देखें। ओके, जानिए, समझिए। दोस्तों आप इतना तो जानते ही हो कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। सिंपल बात है, वृद्धि होती है। अब जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो यहाँ पर कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है। देखो इसमें एक ही कक्षा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है तो पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 कक्षाएं। इसमें पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 होगा, और इसमें पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में कितना होगा? 1 होगा। मतलब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और जब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो एक सिंपल बात ये है कि जो है ना परमाणु जो त्रिज्या है, इस परमाणु त्रिज्या में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या में भी क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। ये तो आप जानते हो, ये आप जानते हो, वो मैंने बताया। जो आप जानते हो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, उस चीज़ को मैंने आपको बताया। क्लियर? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु आकार बढ़ता है। ये आप जानते हो, ये तो सब बात है, ये तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ को जानना है कि जब परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो जो नाभिकीय आवेश है, जो आपका नाभिक आवेश है, या फिर हम कहें जो आपका नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश है, वो नाभ की आवेश जो है ना घटता है। नाभ की आवेश क्या है भाई? घटता है। इसको आपको पकड़ना है, इस चीज़ को आपको समझना है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होने से नाभ की आवेश में क्या होती है? कमी होती है। क्यों होती है कमी? आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियोस को आप देखिए, समझ जाओगे। अब नाभ की आवेश में कमी है, मतलब कहें तो ये हमारा जो परमाणु है, ये परमाणु का जो नाभिक है वो आपका कम दमदार है। वो आपका क्या है? कम दमदार। अब जब कम दमदार है, कम ताकत वाला है, क्योंकि नाभ के आवेश में कमी हो रही है, मतलब इसके आवेश में कमी हो रही है, मतलब ये इसकी जो ताकत है वो घटती जा रही है। और जब इसकी ताकत जो घटती जा रही है तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस बाहर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि इसकी ताकत क्या है? कम है। अब ताकत कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? तो इसकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। यही हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो ही इलेक्ट्रॉन बंधुता आएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं आएगी। यदि इलेक्ट्रॉन अच्छे से ग्रहण कर लेगा, बहुत तीव्रता से ग्रहण कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, और आसानी से ग्रहण नहीं कर पा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? कम है। सिंपल बात है। तो यदि ये कम दमदार है तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो सीधी सी बात, नो बकवास, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना नाभ के आवेश के ऊपर निर्भर है।
नाभ की आवेश के ऊपर निर्भर है। यदि नाभ की आवेश अधिक है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी अधिक होगी, और यदि नाभ की आवेश कम है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। बस आपके दिमाग में बिठा लो, समझ गए ना। तो अब आप अपनी कॉपी में लिख लो, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जब कम होगी, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। बस ख़त्म करो, बस ये चीज़ आप ख़त्म करो। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है, इस चीज़ को आप उड़ा दो, छोड़ दो, अब बढ़ो आगे। क्लियर भाई? चलो तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आवर्त में, कि आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जानते हो परमाणु अगर त्रिज्या आपने पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्तों, आप ये जानते हो बहुत अच्छे से कि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो परमाणु आकार है इसमें कमी हो रही है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा, उससे छोटा ये, 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 आप देख पा रहे हो। आप जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, आवर्त में देखो हमेशा, आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं चला जाता भाई, हमेशा बाएं से कहाँ चला जाता है? दाएं चला जाता है आवर्त में। कहाँ पर? आवर्त में। तो जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो तो परमाणु आकार में कमी होती है। अब परमाणु आकार घट जाता है, मतलब जो आपका परमाणु आकार है, परमाणु आकार जो है ना वो घटता है। परमाणु आकार जो है ना आपका क्या होता है? घटता है, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो। क्योंकि आपको दिख रहा है, कारण क्या है? क्योंकि परमाणु आकार इसलिए घटता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बदलती नहीं है और नाभ की आवेश बढ़ता रहता है। अब जब नाभ की आवेश बढ़ता रहता है तो नाभ की आवेश क्या करता है? बाहरी कक्षा को अपनी ओर खींच लेता है, और अपनी ओर खींच लेता है तो परमाणु सिकुड़ जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। और आपको पता है परमाणु त्रिज्या और जो आपका नाभिकीय आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है? नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, इसमें कट्टर दुश्मनी होती है भाई। कौन सी दुश्मनी होती है? कट्टर दुश्मनी। जब परमाणु आकार घटता है तो नाभ की आवेश क्या होगा? बढ़ता है। क्या होगा भाई? बढ़ता है। तो आप क्या कहोगे कि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु जो आकार है इसमें कमी होती है, या परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, जिससे नाभ की आवेश में वृद्धि हो जाती है। अब नाभ की आवेश में वृद्धि है, नाभ की आवेश क्या है? अधिक है, मतलब नाभ की आवेश जो है ना, ये वाला जो आवेश है वो अधिक है। मतलब ये वाला जब आवेश अधिक है तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उस बाहर इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से ग्रहण कर सकता है, और जब ये आसानी से ग्रहण कर लेगा, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, जब ये आसानी से ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी, और हमें बस यही चीज़ तो पता करना है कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है या कम होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु आकार कम होने से नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाती है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बंधुता, या फिर हम ऐसा कहें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तता। टोटली आपको समझ गया होगा, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। तो एक बार दिल से आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।